हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे टीडीएस की सेक्शन 194 क्यू और टीसीएस की सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H के बारे में। यह सेक्शन कब और किसके लिए एप्लीकेबल है, इसमें क्या टीडीएस की रेट्स होती है, इसमें टर्नओवर की क्या लिमिट्स होती है और क्या ये दोनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल हो सकती है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अगर कोई पर्सन इन सेक्शन के प्रोविजन को एक्शन में नहीं लाता है तो उस पे क्या लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टीज हो सकती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ में हम इन सेक्शन को हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं और इन सब की अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है और उसको टैली में किस तरह से हम रिकॉर्ड करके अपने काम को इजी बना सकते हैं। आप कैसे टीडीएस और टीसीएस की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी मिस्टेक होने के चांस ना रहे। तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि टीडीएस की जो सेक्शन है 194 क्यू के बारे में। यह सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में 1 जुलाई 2021 से इंप्लीमेंट हुई थी, जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इन सेक्शन के प्रोविजन आप पे तभी एप्लीकेबल होंगे जब आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर चला गया था, उस केस में आपको इन सेक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। टीडीएस की जो सेक्शन है 194 क्यू जो केवल और केवल बयर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर 94 क्यू जो उन बैच के लिए एप्लीकेबल है जो रेसिडेंट सेलर से करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक का माल खरीदते हैं, तो जो भी अमाउंट 50 लाख रुपए से अधिक होगी उसके ऊपर आपको टीडीएस की जो रेट है 0.1% आपको टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो सेक्शन 194 क्यू है वो केवल और केवल गुड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अगर आपने 50 लाख की लिमिट में गुड्स और सर्विसेज दोनों आपने खरीदे हैं तो केवल और केवल गुड्स के ऊपर ही ये रेट्स एप्लीकेबल होगी। अगर आपके पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हो गया तो पर्टिकुलर सेलर से अगर आप 50 लाख रुपए से अधिक का माल खरीद रहे हैं तो जो भी अमाउंट 50 लाख रुपए से अधिक है उसके ऊपर आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस है, जैसे अगर आप कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, अगर आप कुछ माल खरीद रहे हैं तो उस केस में ये टीडीएस आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो या फिर इंडिया में हो, बट उसके ऊपर भी ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी परचेज की अमाउंट पर्टिकुलर सेलर से 50 लाख रुपए से अधिक जा रही है तो आपको 0.1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। ये आपको उसके ही अमाउंट में से डिडक्ट करना है और आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। इसमें आप कोई भी लापरवाही ना रखें क्योंकि आपके जेब से कहीं पे भी आपको पे नहीं करना है। 94 क्यू जो परचेज ऑफ बोथ गुड्स, चाहे वो रेवेन्यू गुड्स हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, दोनों के ऊपर ही आपको टीडीएस की जो रेट्स है उस रेट के हिसाब से आपको टीडीएस कट कर देना है। अगर आप इन सेक्शन के प्रोविजन को अप्लाई नहीं करते हैं, इनकम टैक्स की सेक्शन 40A सब सेक्शन 1A उसके तहत आपकी 30% जो परचेज है वो डिसअलाउ हो सकती है। तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि आपको टीडीएस टाइम पे कट करना है और आपको टीडीएस नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख के पहले गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है। तो आपको 50 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट होती है उसको 0.1% आपको टीडीएस कट करना है और अगले महीने की 7 तारीख के पहले जहां पे आप बाकी सब टीडीएस का पेमेंट करते हैं, जहां पे 94C, 94I, 94H, उसी डेट को आपको 94Q के अंडर भी आपको पेमेंट कर देना है। अब बात आती है कि टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग की। अगर आपने टीडीएस का मंथली पेमेंट कर दिया है तो आपको एक उसका क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करना होगा, जिसमें आपको चालान डिटेल के साथ वो सारी डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप रिटर्न फाइल करने में डिले करते हैं तो आपका 200 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस लग सकती है जब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो आप क्लियरली ध्यान रखें, 94 क्यू अगर आपकी परचेज 50 लाख से ज्यादा है, 0.1% आपको डिपॉजिट कर देना है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख के पहले और क्वार्टरली आपको अपना टीडीएस का रिटर्न फाइल कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा और जो आपकी परचेज है वो भी आपकी डिसअलाउ हो सकती है।
तो मेक श्योर है आप इन प्रोविजन को ध्यान रखें और जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे आप टीडीएस डिडक्ट करें। अब हम बात करते हैं कि टीसीएस की सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H, ये सेक्शन केवल और केवल सेलर्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। जो गुड्स बेच रहे हैं उनको इस सेक्शन का ध्यान रखना है। अगर उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ के ऊपर हो गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से अधिक का बिल कोई कस्टमर को बना रहे हैं, तो जितनी अमाउंट 50 लाख रुपए से अधिक होती है वहां पे आपको टीसीएस 0.1% बिल में ऐड करना होगा और वो डायरेक्टली आपको कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो यहाँ पे जो सेक्शन है टीसीएस की सेक्शन 206 सी जो केवल और केवल सेलर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। टीसीएस की जो सेक्शन है 206 सी सब सेक्शन 1H जो इनकम टैक्स एक्ट में सबसे पहले 1988 में इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, अपडेट्स हुए और उसके साथ इसको फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस कर दिया था जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो गई है। तो आप ये ध्यान रखना है कि टीडीएस की जो सेक्शन है 194Q जो परचेजर को ध्यान रखनी है और टीसीएस की जो सेक्शन है 206C जो सेलर को ध्यान रखनी है। यहाँ पे दोनों का टर्नओवर लिमिट एक ही है, दोनों की टीडीएस रेट एक है, दोनों की परचेज या सेल्स की जो लिमिट दी गई है पर्टिकुलर्स वो भी 50 लाख का ही क्राइटेरिया। अगर 50 लाख के ऊपर जाती है तो टीडीएस वाले को 0.1% टीडीएस जमा करना है और टीसीएस वाले को 0.1% टीसीएस बिल में ऐड करना होगा। अब यहाँ पे भी वही चीज आती है कि अगर आपने टीसीएस कलेक्ट की है तो आपको नेक्स्ट मंथ की 7th से पहले आपको टीसीएस गवर्नमेंट को पे कर देना है। यहाँ पे भी आपको जो टीसीएस का रेगुलर रिटर्न्स होते हैं, जो क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट सबमिट करने हैं, वो सेम आपको सबमिट करना होगा। अगर आप उसमें भी डिले करते हैं तो उसपे भी आपको 200 रुपीज की पर डे की पेनल्टी आ सकती है। तो इस केस में आप ध्यान रखें कि 94Q 206C सब सेक्शन 1H जिनकी टर्नओवर लिमिट, रेट ऑफ टीडीएस, ड्यू डेट्स और पेमेंट की डेट्स सब सिमिलर है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 94Q परचेजर के लिए एप्लीकेबल है और 206C सब सेक्शन 1H जो सेलर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ही दोनों में डिफरेंस है। अब बात आती है कि क्या ये दोनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल हो सकती है। तो इस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी दोनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपके सेलर ने आपका लिमिट का पता चला कि 50 लाख के ऊपर आपकी लिमिट हो गई है तो उसने टीसीएस को अगर बिल में ऐड कर दिया है तो उस केस में आप वहां पे 94Q के अंतर्गत टीडीएस को नहीं पे करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही जगह आपको टीडीएस या फिर टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। अगर आपके सेलर ने टीसीएस जमा कर दिया तो आपको उन बिल्स के ऊपर टीडीएस की कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आपके सेलर ने टीसीएस को ऐड नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि जितना अमाउंट 50 लाख के ऊपर जा रहा है उसको टाइम लिमिट के अंदर गवर्नमेंट को पे कर दें। यहाँ पे दोनों सेक्शन ओनली और ओनली गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल है, जहाँ पे गुड्स या तो रेवेन्यू नेचर का हो सकता है या फिर कैपिटल नेचर का हो सकता है। और अगर आप कुछ भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये आप एकदम नोट कर लें कि आपको केवल और केवल अगर आप इंडिया में ही बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो परचेज हो या फिर सेल्स हो, तभी ये दोनों सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी और दोनों सेक्शन कभी भी एक साथ नहीं लग सकती है। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो गुड्स का टाइप है वो रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है और कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन केस है। अगर कोई भी कैपिटल गुड्स या फिर कोई दूसरी सेक्शन किन्हीं इन प्रोविजन के अंतर्गत एप्लीकेबल होती है तो वहां पे केवल एक ही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन जिसका पैन अवेलेबल नहीं है तो अगर टीडीएस 194Q का केस है तो उस केस में आपको 5% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर टीसीएस का केस है तो उस केस में आपको 1% टीसीएस डिडक्ट करना होगा। अगर आप इस परसेंटेज से कम टीडीएस डिडक्ट करते हैं या गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उसकी जो भी इंटरेस्ट और लेट फीस है वो आपको ही बेयर करनी होगी। तो आप मेक श्योर रहें कि जब भी आप टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट करें
अपने सप्लायर का पैन आप चेक कर लें, अगर वो अवेलेबल है तो आप 0.1% के हिसाब से आप टीडीएस पे कर सकते हैं। अब इस सेक्शन के हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो टीडीएस की बात की है वो गुड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे गुड्स रेवेन्यू या फिर कैपिटल दोनों टाइप के नेचर हो सकते हैं, बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई सेक्शन पहले से ही इनकम टैक्स में इम्प्लीमेंट हुई है तो उन केसेस में भी ये टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहाँ पे हम कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं जिनको इन सेक्शन के बाहर रखा गया है या फिर उनको पर्टिकुलर एग्जम्पशन दी गई है। सपोज अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी या परचेस करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से अधिक है, तो उस केस में वहां पे टीडीएस का फॉर्म 26Q भी आपको सबमिट करना होता है और वहां पे आपको 1% टीडीएस की लाइबिलिटी एप्लीकेबल होती है। तो उस केस में टीसीएस आपके ऊपर लाइबल नहीं होगा। अगर आप टीडीएस गवर्नमेंट को कट करके पे कर रहे हैं तो वहां पे 26Q भी फॉर्म आपको फाइल करना होता है, उसके लिए आपको ये सेक्शन अप्लाई नहीं करनी होगी। दूसरा केस आता है कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल्स को सेल या फिर परचेज करते हैं तो वहां पे एक पर्टिकुलर एक्ट बना है, मोटर व्हीकल एक्ट, जो सेक्शन 1F के अंतर्गत आता है, तो उस केस में भी आपको टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे कुछ एक एडजस्टमेंट भी है जो टीडीएस और टीसीएस की वैल्यू काउंट करने में आपको ध्यान में रखना है। सपोज आप अगर कोई गुड्स रिटर्न करते हैं या कोई कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया है या फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर सर्विसेज आपने बिल में ऐड की है, तो उस केसेस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल और केवल आपको गुड्स के ऊपर ही टीडीएस या फिर टीसीएस कट करना है। जो आपने एड ऑन्स दिए है, चाहे वो गुड्स रिटर्न हो गया है या फिर आपने डिस्काउंट दे दिया है या फिर कुछ आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए हैं, तो उसका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको डायरेक्टली जो सेल अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको टीसीएस या फिर टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे कर देना है। सेल्स रिटर्न या फिर डिस्काउंट थ्रेशोल्ड लिमिट में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आपने कुछ आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट सेल की है, चाहे वो एलयूटी के अंदर आपने किया हो या फिर आपने डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया हो या फिर आपने आउटसाइड इंडिया कुछ इंपोर्ट किया है, तो उन केसेस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है, जो 194Q और 206C सेक्शन है, दोनों में टीडीएस की रेट समान है, दोनों की टर्नओवर लिमिट समान है, दोनों की थ्रेशोल्ड लिमिट सेम है। तो आपको इनमें कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि 94Q जो बयर्स के लिए एप्लीकेबल है, 206C सब सेक्शन 1H जो सेलर के लिए ही एप्लीकेबल है। बट कभी भी दोनों सेक्शन एक साथ एक्ट में नहीं आ सकती है, इतना आपको दिमाग में बिठा लेना है, तो आप कोई भी तरह की गलती नहीं करेंगे। अब हम इन सेक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इन सब की अकाउंटिंग प्रोसेस भी क्या होती है, उसके बारे में भी हम समझेंगे और इनको हम टैली में किस प्रकार रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टैली ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम इन दोनों ही सेक्शन को 194Q और 206C सब सेक्शन 1H उनको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे हम उनके ट्रांजैक्शन यहाँ पे टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, कौन से लेजर्स हमको क्रिएट करने होते हैं और कौन सी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है जिनसे डायरेक्टली टीडीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज की जो सेक्शन है, टीडीएस सेक्शन 194Q के बारे में। अगर कोई सप्लायर हमको बिल देता है और उस बिल का हमको टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करना है, उसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे आपको वाउचर के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे सपोज जो भी आपका सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसकी जो भी इनवॉइस की डेट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपका सप्लायर है, सपोज ए करके क्रेडिटर्स है जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसकी बेसिक डिटेल्स को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। और यहाँ पे जो भी हमने सपोज उनसे 10 लैक्स का माल अभी परचेज किया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। 10 लैक्स रुपीज जो हमने माल खरीदा है उसकी अमाउंट आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके साथ आपको SGST और CGST आपको ऐड करना होगा।
अब मेरा जो बिल है वो 11,80,000 रुपीज का हो गया है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 194 क्यू की लिमिट है वो 50 लाख रुपए की लिमिट है। अगर मैं पर्टिकुलर कोई सेलर से 50 लाख रुपए से अधिक का माल खरीदता हूँ तो मुझे 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो आपकी इनवॉइस की वैल्यू हुई है वो 11,80,000 है, बट आपकी जो बेसिक वैल्यू है वो अभी 10 लाख रुपीज है। तो इस केस में अभी टीडीएस की लाइबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हम इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देते हैं। हम सेकेंड एंट्री करते हैं जो 5 अप्रैल को हमने माल खरीदा है। इनवॉइस नंबर उसका यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप उनकी बेसिक डिटेल्स को सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम वापस से एक परचेस की एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पे 60 लाख रुपए का माल खरीदा है। यहाँ पे आपको परचेस के अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 60 लाख रुपीज आपको यहाँ पे पुट कर देना है। इसके ऊपर जो भी आपका टैक्सेशन आ रहा है वो रेट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब मेरा टोटल बिल अमाउंट बना 70,80,000 रुपीज का। मैंने पहले परचेज की थी 10 लाख रुपए की जो टैक्सेबल अमाउंट थी। अभी मैंने परचेज की 60 लाख रुपए की। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपीज की है। अगर 50 लाख रुपीज के ऊपर आपका परचेज का अमाउंट जाता है तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको टीडीएस की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे आप इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए करके जो क्रेडिटर्स है उसका हम लेजर देखते हैं। इसको आप पूरे साल का लेजर ओपन कर सकते हैं। उसको आपको कॉलमनार कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी टोटल परचेज अमाउंट है, जो नेट अमाउंट है वो यहाँ पे 70 लाख रुपीज हो रही है। इस केस में आपको 50 लाख रुपीज आपको लेस कर देना है। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपको 0.1% टीडीएस कट कर लेना है। तो उस टीडीएस की एंट्री क्या होगी, आपको यहाँ पे ऑल्ट ए की को प्रेस करना है। आप नई एंट्री यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे F7 में आपको वो रिकॉर्ड डाल देना है। सपोज आपने पूरे महीने का जो अमाउंट है आपने एक साथ कैलकुलेट किया, उसका टीडीएस आपने 30 अप्रैल को जमा कर दिया है। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो टीडीएस आप कट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को आप पे करेंगे उसकी एंट्री यहाँ पे आपको करनी होगी। उसकी एंट्री होगी जो आपकी पार्टी है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। तो हमारी जो पार्टी थी वो ए करके क्रेडिटर्स था जिसको आपको यहाँ पे डेबिट कर देना है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपने टोटल उनसे जो नेट अमाउंट है वो 70 लाख रुपीज का परचेस किया है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50 लाख रुपीज की है। तो रिमेनिंग जो 20 लाख रुपीज बचा उसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 लाख मल्टीप्लाई 0.1%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,000 रुपीज उसका टीडीएस अमाउंट बना है, वो यहाँ पे मेंशन हो गया है। अब उसको आपको कौन से बिल के सामने आपको एडजस्ट करना है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सपोज जो पहला बिल था उस पे वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सेकंड जो बिल है आपने पूरा अमाउंट आपने इसी बिल के सामने एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आता है कि जो टीडीएस का लेजर आपको बनाना है तो यहाँ पे आ जाएगा टीडीएस एट द रेट 0.1%। आप चाहे तो यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट सी से आप लेजर डायरेक्टली यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेजर का नाम लिख सकते हैं 194Q TDS एट द रेट 0.1%, जिससे आपको फ्यूचर में भी याद रहेगा कि ये कौन सी सेक्शन के अंडर मेरा टीडीएस एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो टीडीएस के सेक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे 0.1% डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहिए तो टोटल सेल्स वैल्यू, इसका मतलब होता है कि जो बेसिक आपकी परचेज की वैल्यू है उसके ऊपर ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर देगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि नॉर्मल राउंडिंग, सपोज मेरा 49.85 पैसा आ रहा है तो मैं गवर्नमेंट को 49.85 तो नहीं पे कर सकता हूँ, मुझे 50 रुपीज ही पे करना होगा। तो उस केस में आप इस इनवॉइस को नॉर्मल राउंडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो राउंडिंग लिमिट है वो आप 2 डेसिमल तक सेट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे।
तो यहाँ पे जो बेसिकली एंट्री आ गई, ए अकाउंट डेबिट टू 94Q टीडीएस अकाउंट 2000 रुपीज। यहाँ पे आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि जो 50 लैक्स की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो एक्सीड हो गई है। 20 लैक्स के ऊपर मैंने 0.1% टीडीएस पे किया है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और एंट्री को आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब अगर आप वेंडर का लेजर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनसे हमने टोटल 82,60,000 का बिल परचेज किया था। उसके सामने उनका हमने 2,000 रुपीज डिडक्ट कर लिया है, जो हमको 7 मई के पहले गवर्नमेंट को पे कर देना है। और वही अमाउंट आप देखेंगे नीचे इनका क्लोजिंग बैलेंस है पार्टी का, वो 2,000 रुपीज से कम हो गया है। एक एंट्री तो ये थी जिसको आपने डायरेक्टली जेवी के थ्रू पास किया है और आप यहाँ पे लेजर में क्लियरली देख सकते हैं कि पर्टिकुलर मंथ में इतना टीडीएस बन रहा है। अब हम बात करेंगे कि अगर मेरी परचेज की दिन में 20 एंट्री या 30 एंट्री होती है, उस केस में मुझे बार बार टीडीएस की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, उसके लिए आप डायरेक्टली बिल के अंदर ही ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नई एंट्री पास करेंगे ऑल्ट ए की से। यहाँ पे आपको सप्लायर का बिल नंबर मेंशन कर देना है, उसकी डेट, जो डेट को आप माल खरीद रहे हैं। सपोज हम मई मंथ की बात कर रहे हैं, मैंने मई मंथ की यहाँ पे डेट डाल दी है। ए करके क्रेडिटर्स है जिसकी लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब सपोज मैंने उनसे माल खरीदा है 50 लैक्स रुपीज का। यहाँ पे जो भी SGST और CGST आप टैक्सेस है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो 50 लैक्स रुपीज का परचेज हुआ है उस पे 0.1% जो टीडीएस है वो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने टीडीएस का जो लेजर बनाया था 194Q सेक्शन में, उस लेजर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट आ गया है 5,000 रुपीज। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये अमाउंट आपका ऐड हो रहा है, बट मुझे सप्लायर में से 5,000 रुपीज डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल ऐड कर देना है। जैसे ही आप माइनस का सिंबल ऐड करेंगे, यहाँ पे 5,000 रुपीज ऑटोमेटिकली उस बिल में से लेस हो जाएंगे। आप एंट्री को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सप्लायर का जब भी मैं लेजर ओपन करूंगा, मुझे उसको इतना ही अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे आपको बार बार टीडीएस की जो एंट्री है वो डालने से आपको फ्रीडम मिल जाएगी, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और आपको ऑटो कैलकुलेशन भी बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इस केस में क्या होगा कि आप डायरेक्टली टीडीएस उसके बिल में ही जमा कर सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। बट ये केस कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर आप जब भी वेंडर का कोई लेजर देखेंगे उसको अगर आप मैच करने जाएंगे तो आपके लेजर और उनके लेजर में डिफरेंस होगा, क्योंकि उनके लेजर में ये एंट्री 59 लाख रुपीज से बोलेगी, बट हमारे सिस्टम में वो एंट्री 58,95,000 से बोल रही है, क्योंकि हमने टीडीएस का एडजस्टमेंट उसी के बिल में कर दिया है। तो अगर आपको ये ऑप्शन ठीक लगे, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग वाला काम है, तो आप इस तरह भी अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो था कि टीडीएस की जो सेक्शन है 194Q, जिसको आपको किस तरह बुक करना है। चाहे आप ऑटो कैलकुलेशन को यूज कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली खुद से भी कैलकुलेशन करके आप एंट्री को जमा कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपने टीडीएस को जो जमा कर दिया है उसको आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख से पहले आपको पे कर देना है। तो यहाँ पे आप जब भी पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री आपको क्या करनी होगी। सपोज हम अप्रैल महीने का जो टीडीएस है उसको 7 मई से पहले पे कर देंगे। यहाँ पे आप एंट्री पास कर सकते हैं, आपको पेमेंट में डायरेक्टली एंट्री करनी है। यहाँ पे आप सिंगल एंट्री मोड या फिर डबल एंट्री मोड, जैसा भी मोड आप कंफर्टेबल हो आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टीडीएस का जो 94Q है, जिसमें टोटल अभी 7,000 रुपीज दिखा रहे हैं, बट मुझे केवल अभी अप्रैल की ही लाइबिलिटी पे करनी है, जो मेरी लाइबिलिटी है 2,000 रुपीज। टू आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर अप्रैल मंथ का टीडीएस मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अब आप टीडीएस का भी लेजर देख सकते हैं। टोटल मेरी लाइबिलिटी थी जिसको मैंने बिफोर 7 से पहले मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया है। अगर आप यहाँ पे टीडीएस पे नहीं करते हैं
तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टीज जो होगी वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप सपोज इन सेक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो परचेज है वो भी 30% तक आपकी इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो सकती है। तो आप मेक श्योर हैं आपको यहाँ पे सप्लायर का ही पैसा डिडक्ट करना है और उसी को ही आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। इसमें आपको कोई भी तरह के पॉकेट से आपको टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस प्रोविजन को ध्यान रखें और इसमें कोई भी लेट फीस इंटरेस्ट से आप बचें। अब हम बात करते हैं कि जो टीसीएस की सेक्शन है 206 सी सब सेक्शन 1H, उसको हम कैसे यहाँ पे टैली में सेट कर सकते हैं जिससे वो डायरेक्टली बिल के ऊपर ऑटो कैलकुलेट होके सामने वाले कस्टमर के पास चला जाए। हम उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स है और उसको हम कैसे बिल के अंदर ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। ऑटो कैलकुलेशन के लिए आपको टीसीएस के ऑप्शन को इनेबल करना होगा जिसका शॉर्टकट की है F11। अब F11 की में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं टीसीएस, इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि अभी मुझे यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं और इस सेटिंग्स को भी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं वाउचर्स। वाउचर्स के अंदर आपको F8 की को प्रेस कर देना है। यहाँ पे सेल्स वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक डेटर है जिसको हम यहाँ पे साल का पहला बिल बना रहे हैं। उसकी डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है 15 मई। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर भी डाल सकते हैं जो इनवॉइस नंबर है। डेट यहाँ पे एबीसी करके जो संडी डेटर्स है उसको हम माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इस पार्टी को सेलेक्ट कर लेना है, उसकी जो बेसिक डिटेल्स है उसको आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पे आपने उसको सेल किया है 25 लैक्स का। यहाँ पे उसके ऊपर जो भी टैक्स एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब उनका जो अमाउंट है 29,50,000 हो गया है। टीसीएस में आपको सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि जो आपकी इनवॉइस अमाउंट है, जो आपकी ग्रॉस अमाउंट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट आ रही है उसके ऊपर आपको 0.1% टीसीएस ऐड करना है। ये एकदम आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस अमाउंट है उसके ऊपर ही आपको टीसीएस 0.1% ऐड करना है। अब हम समझेंगे कि ये डायरेक्टली 0.1% कैसे बिल के ऊपर ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे। ऑल्ट सी की प्रेस करके आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम सेक्शन का नाम लिख सकते हैं 206 सी टीसीएस एट द रेट 0.1%। अब हम ये लेजर बना दें ताकि हमारा टीसीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाए जिससे बार बार हमको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। उसके लिए हमने टीसीएस के ऑप्शन को भी इनेबल कर दिया था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको यहाँ पे टीसीएस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेचर ऑफ गुड्स आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको टीसीएस बुक करना है। अगर आपने पहले से बनाया तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे नए से सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको क्रिएट करना बताएंगे। आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है टीसीएस 206 सी टीसीएस, ऐसा हम यहाँ पे एक उसका नाम क्रिएट कर देते हैं जो सब नेम उसका कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेक्शन। सेक्शन आप लिख सकते हैं, उसकी जो सेक्शन है पर्टिकुलर वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट कोड अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रेट ऑफ इंडिविजुअल या एक्चुअल। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास सामने वाले कस्टमर का पैन नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पे 0.1% टीसीएस आपको डिडक्ट करना होगा। अगर उसके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे 1% टीसीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। ये सेम सेक्शन यहाँ पे आ गई रेट फॉर दी अदर कलेक्टेड टाइप्स। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा भी है तो उनके ऊपर भी 0.1% ही एप्लीकेबल है। अगर कोई नॉन पेन होल्डर है तो उसके लिए 1% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। टीडीएस और टीसीएस की दोनों ही सेक्शन, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप कोई माल खरीद रहे हैं या फिर सेकंड केस में अगर आप कोई पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं
दोनों में से जो भी ट्रांजैक्शन आपका पहले होता है उन केसेस के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाती है। अगर आप कोई सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं या फिर सेकंड साइड आप कोई कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, तो जो आप पैसा ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको टीडीएस की लायबिलिटी अगले महीने की 7 तारीख के पहले पे कर देनी है। अगर आपने बिल पहले बना दिया है तो जो बिल के ऊपर जो लायबिलिटी क्रिएट होती है वो आपको पे कर देनी है। अगर आपने उनसे एडवांस लिया है और अभी तक आपने बिल नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे टीसीएस नेक्स्ट मंथ के पहले आपको पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई केस हमारे में नहीं है तो आप इस ऑप्शन को नो भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट डालेंगे उसके बाद जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर आपका टीसीएस ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। आप यहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 50 लाख कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। बट जो टीसीएस की जो सेक्शन है 206C, जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लैक्स का ही दिया है, तो आपको यहाँ पे 50 लैक्स मेंशन कर देना है। उसके बाद पूछता है कि कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको याद रखना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी को मैंने कितना गुड सेल कर दिया है। सपोज आपने उसके 10 बिल बनाए बट 10 बिल का टोटल अभी तक 50 लैक्स नहीं हुआ है, तो आपको बार बार पीछे जाके उनके लेजर में देखना होगा कि अब उनका लिमिट एक्सीड हुआ है या नहीं हुआ। उस केस में ये आपको ऑटो कैलकुलेट कर देगा। जैसे ही उसका 50 लाख के ऊपर सेल जाएगा यहाँ पे वो ऑटो कैलकुलेट कर देगा वो बिल के अंदर। तो आपको इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है और यहाँ पे जो आपने सेक्शन बनाई है उसको भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी वो 50 लाख रुपीस की दी थी, बट अभी जो ग्रॉस इनवॉइस बना है वो 29,50,000 रुपए का बना है। इसके लिए यहाँ पे टीसीएस कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लिमिट एक्सीड नहीं हुई है तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। अब आप इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब हम वापस से एबीसी करके पार्टी है जिसको हमने 10 जून को वापस से हमने माल बेचा है। यहाँ पे सपोज हमने सेल किया है। अब जो हमने सेल किया है वो डायरेक्टली मैंने 40 लाख रुपीस का किया है। यहाँ पे 40 लाख, उसके ऊपर जो भी टैक्सेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बिल बनाया था वो 29,50,000 रुपए का था और सेकंड बिल यहाँ पे 47,20,000 रुपए का बन गया है। अब मुझे यहाँ पे टीसीएस ऐड करना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीसीएस ऑटो कैलकुलेट होके नहीं आया है। हमने सब सेटिंग्स कर दी है, हमने टीसीएस का लेजर बना दिया है, हमने जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी थी वो भी यहाँ पे एक्सीड हो गई है, फिर भी यहाँ पे टीसीएस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जिन जिन पार्टियों को आपने यूज किया है उनके अंदर भी आपको टीसीएस को एप्लीकेबल करवाना होगा। यहाँ पे एबीसी करके जो पार्टी थी उसके लेजर अल्ट्रेशन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टीसीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। आपको लेजर को वापस से सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेल्स का लेजर है पर्टिकुलर, आपको यहाँ पे भी टीसीएस का एक ऑप्शन पूछेगा, इसको भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे जो नेचर ऑफ गुड्स है वहां पे आपने अभी जो नई लिस्ट आपने क्रिएट की थी उसको आपको यहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको डेट पूछेगा कि कब से इसको एप्लीकेबल रखना है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 आप डाल सकते हैं। ये डेट से जब भी इन पार्टी की अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होगी वहां पे ऑटो कैलकुलेट कर देगा। इस एंट्री को भी आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है एसजीएसटी अमाउंट के ऊपर। इनके लेजर के भी ऊपर आपको टीसीएस को एप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे जो आपने नेचर अभी क्रिएट किया था उसको ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेबल डाल देना है। उसके बाद आता है कि सीजीएसटी का जो लेजर है उसमें भी आपको सेम यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल कर देना है और जो सेक्शन है 206C उसको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसकी भी डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। तो इसी तरह आपको इस लेजर को भी आपको डायरेक्टली कंट्रोल ए से सेव कर देना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, टीसीएस का जो लेजर है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर देंगे
यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सामने अमाउंट आ जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो अमाउंट आई है वो एक्यूरेट आई है या फिर ये गलत है। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, उसके लिए हमने थ्रेशोल्ड लिमिट डाली थी 50 लाख रुपीस की। हमने अभी तक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एबीसी करके पार्टी है, उसको 29,50,000 रुपए का बिल ऑलरेडी बना दिया है और ये बिल का टोटल हो रहा है 47,20,000 रुपए का। तो आप कैलकुलेटर में 47,20,000 और उसमें आपने 29,50,000 का जो बिल बना दिया ऑलरेडी, उसको भी आप देखेंगे तो टोटल आपकी वैल्यू हो रही है 76,70,000। इसमें से जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो 50 लाख रुपीस थी। बैलेंस आपका बचा 26,70,000 जो एक्सेस हो गया 50 लैक्स के। यहाँ पे जो आपका अमाउंट आया 26,70,000, इसका आपको 0.1% टीसीएस आपको कैलकुलेट कर लेना है। वो अमाउंट आपको आएगी 2670 रुपए। वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको 2670 अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब हम, आप चाहो तो इस बिल को आप सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट बिल बनाओगे उस पे आपको जितना डिफरेंस होगा उतना आपका टीसीएस ऐड होके आ जाएगा। अब सपोज हम यहीं पे इसी बिल को चेंज करते हैं, यहाँ पे 40 लाख रुपीस की जगह मुझे यहाँ पे 60 लाख रुपीस का बिल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको 40 को 60 लैक्स कर दिया है। अब आप देखेंगे टीसीएस के अमाउंट के ऊपर यहाँ पे 5030 टोटल टीसीएस आ गया है। अब ये कैसे आया, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे बिल बनाया 60 लैक्स प्लस टैक्स, तो टोटल आपका बिल बना 70,80,000 रुपीज का। आपने पहले ऑलरेडी 29,50,000 का बिल बना दिया है, तो टोटल आपकी वैल्यू होती है 1,30,00,000 रुपए। आपकी इनवॉइस अमाउंट अभी तक बन चुकी है। उसमें से आपको 50 लैक्स जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको आप लेस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 50,30,000। इसके ऊपर आपको 0.1% कैलकुलेट कर लेना है, जो आपको आएगा 5,030 रुपए। उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। आप स्पेस की भी दबाएंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीसीएस जो आपका ग्रॉस इनवॉइस अमाउंट है उसके ऊपर 0.1% ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार थ्रेशोल्ड लिमिट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.1% की कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली वो अमाउंट को देख सकते हैं, जिससे आपको बिल में मिस्टेक होने की भी चांस नहीं होगी। इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और बिल बना के देखते हैं। 10 जून को एबीसी करके पार्टी है, उस पार्टी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका जो करंट बैलेंस है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1,35,30,000 रुपए ऑलरेडी हो चुका है। हमने अभी तक उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई थी, तो जितना भी टीसीएस था वो लास्ट बिल में एडजस्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे जो भी बिल बनाएंगे, सपोज आपने 20 लैक्स का बिल और बनाया, उसके ऊपर जो भी टैक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और टीसीएस आप देख सकते हैं कि इसी बिल का टीसीएस आपको यहाँ पे ऐड होके आ गया है। अब आप जैसे ही एक बार आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर लिया है, जितना भी आप इनवॉइस बनाएंगे उसका जो भी इनवॉइस अमाउंट होगा उसका 0.1% टीसीएस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स आपको बता दी है कि F11 में आपको टीसीएस के फंक्शन को इनेबल करना होगा। जिन लेजर में आपको टीसीएस एप्लीकेबल करना है उन सभी की आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में टीसीएस की सर्विसेज को ऐड करना होगा, चाहे वो पार्टी का लेजर हो, चाहे वो सेल्स अकाउंट में टीसीएस मेंशन करवाना हो, उसको भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जीएसटी में भी हमने टीसीएस इसके लिए इंप्लीमेंट किया है क्योंकि आपका जो इनवॉइस अमाउंट है उसके ऊपर आपको 0.1% कैलकुलेट करना है। जहाँ पे सेक्शन 194 क्यू थी वो नेट अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होती थी, इसके लिए हमने उसमें कोई भी तरह के टैक्सेशन में टीडीएस को ऐड नहीं किया था। बट यहाँ पे आपको ग्रॉस इनवॉइस के ऊपर आपको टीसीएस ऐड करना है, सो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर के अंदर टीसीएस को इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे टीसीएस के लेजर को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। आप सपोज यहाँ पे 20 लाख को 50 लैक्स भी करते हैं
तो ऑटोमेटिकली टीसीएस का जो अमाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये तो था कि टीडीएस और टीसीएस इनको आप किस तरह टैली में सेट कर सकते हैं। उनकी जो 0.1% जो टीडीएस और टीसीएस की रेट है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो कैलकुलेट कैसे हो उसको हम कैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और जिन किसी में भी ये टीसीएस के प्रोविजन है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे वो अपनी डेली रूटीन में टीसीएस की जो ऑटो कैलकुलेशन है उसको कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। थैंक यू।